जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। बिहार के सरकारी विद्यालयों के सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए, चाहे वो वर्ग पहला से पांचवा के हो या 6 से 8 के हो या 9 से 10 के हो या 11-12 के हो, सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान हेतु जो एसओपी है वह जारी कर दिया गया है। और क्या-क्या जो मानक प्रणाली जारी की गई है, उसमें वेतन भुगतान में किन-किन बिंदुओं का जिक्र किया गया। आइए हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि जो वेतन भुगतान हेतु एसओपी जारी किया गया है, पत्र जारी किया गया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम जो वेतन भुगतान हेतु एसओपी जारी की गई है उस पर देख लेते हैं, उस पत्र को पूरे विस्तृत रूप से। तो शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ग 1 से 12 तक के विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु मानक प्रणाली जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान सुनिश्चित करना इस एसओपी जारी करने का मुख्य उद्देश्य है। और शिक्षकों की जो श्रेणियां हैं, सबसे पहले नियमित शिक्षक को रखा गया है। तो नियमित शिक्षक के अंतर्गत कौन-कौन आते हैं, तो इसके अंतर्गत पुराने शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं और विशिष्ट शिक्षक। अब विशिष्ट शिक्षक भी नियमित शिक्षक की श्रेणी में आ गए हैं और आज के विद्यालयों के शिक्षक भी। और इन शिक्षकों के वेतन भुगतान का जो आवंटन होता है वो राज्य मुख्यालय द्वारा आवंटन होता है और सीएफएमएस कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा जाता है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा एचआरएमएस के माध्यम से वेतन बिल तैयार किए जाते हैं और ये बिल कोषागार में प्रस्तुत किए जाते हैं। कोषागार से स्वीकृति के पश्चात राशि शिक्षकों के व्यक्तिगत बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक के जो बहाल शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों को इसी माध्यम से या नियमित शिक्षकों को भी इसी माध्यम से एचआरएमएस के माध्यम से वेतन भुगतान होता है। इस बात का जिक्र किया गया है। और देखिए, और जो वेतन भुगतान की जो समय सारणी भी निर्धारित किया गया है कि कौन कौन उत्तरदायी पदाधिकारी है, उसकी क्या तिथि सीमा है। जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनुपस्थित शिक्षकों की सूचना भेजनी है। उत्तरदायी पदाधिकारी है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। और कब तक, 20 से 22 तारीख तक वो जो अनुपस्थिति विवरणी है वो 20 से 22 तारीख तक तय सीमा की गई है। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सिर्फ अनुपस्थित शिक्षकों की सूचना ही जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। अब सिर्फ जो शिक्षक अनुपस्थित हैं उन्हीं शिक्षकों की का डाटा ही भेजा जाएगा। अगर एक माह में अगर 2 दिन 4 दिन जो भी अनुपस्थित है उन सभी, इस प्रकार से जो अनुपस्थित है उन्हीं सभी शिक्षकों का डाटा उपलब्ध कराना है। और उसके बाद है वेतन विपत्र तैयार करना। कोषागार में विपत्र प्रस्तुति व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उत्तरदायी माना गया है। वेतन विपत्र तैयार करना भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को करना है। और अभी कब तक, 25 तारीख तक, प्रत्येक माह के 25 तारीख तक वेतन विपत्र तैयार कर लेना है। और कोषागार में जो विपत्र की जो प्रस्तुति है वह 26 तारीख तक कर देना है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा। और क्या है, चौथा बिंदु जो है, विपत्र पारित करते हुए भुगतान की स्वीकृति कोषागार पदाधिकारी व 30 तारीख तक, प्रत्येक माह के 30 तारीख तक का जिम्मेवारी तय की गई है कि जो विपत्र दिया गया है उस विपत्र के आधार पर वेतन भुगतान की स्वीकृति कर दे। और वेतन का शिक्षकों खाते में अंतरण प्रत्येक माह के 1 तारीख तक जो है शिक्षकों के खाते में राशि भेजने का जिक्र किया गया है। और कोषागार पदाधिकारी संबंधित बैंक की यह जिम्मेवारी है कि वह शिक्षकों के प्रत्येक माह के 1 तारीख तक खाते में राशि हस्तांतरित कर दिया जाए। कौन कौन, नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से टीआरई 1, 2, 3 से बहाल शिक्षकों के लिए यह। अब उसके बाद जो नंबर बिंदु है वह है राजकोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षक। राज्य मुख्यालय द्वारा आवंटन सीएफएमएस के माध्यम से आवंटन जिलों को भेजा जाता है। डीपीओ स्थापना द्वारा उस राशि को सीएफएमएस से आहरित किया करता है और उसे जिला शिक्षा कार्यक्रम के संबंधित स्थापना खाते में जमा करता है। तत्पश्चात नोडल बैंक के माध्यम से बैंक सलाह, बैंक एडवाइस के माध्यम से जारी की जाती है और शिक्षक के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। इसके लिए भी जो है समय सारणी निर्धारित किया गया है कि कौन इसके लिए जिम्मेवार हैं।
जैसे जिला शिक्षा कार्यक्रम पद्धति अनुपस्थिति शिक्षक को सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 20 से 22 तारीख तक उनको दे देना है, और वह उन्हीं शिक्षकों को देना है जो अनुपस्थित शिक्षक, उन्हीं की सूची देना है। वेतन विपत्र तैयार करना है, प्रत्येक 25 तारीख को कोषागार में प्रस्तुत करना है 26 तारीख तक। अब विपत्र पारित करना है 30 तारीख तक। और पांचवा बिंदु है जो है जिला कार्यक्रम कार्यालय द्वारा बैंक को एडवाइस जो है तैयार करना है, वह भी 26 से 29 तारीख तक। और जिला कार्यक्रम द्वारा जो है एडवाइस प्रेषित करना है 30 तारीख तक। और शिक्षकों के खाते में जो है बैंक को, जो नोडल बैंक है, वह 1 तारीख तक उसको हस्तांतरित कर देना है। यह है। उसके बाद है समग्र शिक्षा अंतर्गत जो शिक्षक बंधु है, नियोजित शिक्षक ही है। तो नियोजित शिक्षक वो जो ऊपर में ये जो जिक्र किया गया है यहाँ पर राजकोष से, यानी कि यह है जीओबी मद से जिनको भुगतान होता है यह। और यह जो है एसएस से, यह समग्र शिक्षा यानी कि एसएस से भुगतान होता है। आपको पता होगा कि नियोजित शिक्षकों में 2 कैटेगरी है, एक जीओबी और एक एसएस। और नियोजित शिक्षक जो एसएस के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी जो है वही नियमावली जिक्र किया गया है कि राज्य कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा राशि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जाती है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र राशि व जिला कार्यक्रम स्थापना खाते में अंतरित की जाती है। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बैंक सलाह के बैंक एडवाइस के माध्यम से शिक्षक के खाते में भेज जाती है। और उसमें भी 2 वर्ग रख दिया गया है समग्र शिक्षा के अंतर्गत वेतन पाने वाले। दूसरा है नियमित वेतनमान वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक। जो स्नातक ग्रेड में नियमित शिक्षक हैं उनका भी वेतन भुगतान एसएस के द्वारा ही होता है, और एसएस निधि से उनका भी वेतन भुगतान किया जाता है। और जो ऊपर भी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वेतन भुगतान का, इसमें भी वह जिक्र किया गया है। और यह भी इस बात का जिक्र किया गया है कि इनका जीपीएफ, जीआईएस तथा आयकर टैक्स राशि चालान के माध्यम से बैंक में जमा की जाती सरकारी लेखा में पारदर्शिता बनी रहे। उसके बाद है कि समग्र शिक्षा कोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों में नियमित वेतनमान वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन हेतु भुगतान हेतु समय सारणी जो एसएस के माध्यम से भुगतान पाने वाले नियोजित शिक्षक है, और जो नियमित वेतनमान स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक है नियमित वेतनमान वाले, उनके लिए भी यह समय सारणी निर्धारित किया गया है कि क्या क्या समय सारणी है। इसमें भी वही सब कुछ बात का जिक्र किया गया है कि कौन कौन जिम्मेवार है इसके लिए, मतलब कि वेतन भुगतान करने के लिए। और यहाँ इसमें 5वां जो है जीपीएस, जीआईएस तथा आयकर राशि चालान के माध्यम से बैंक को जमा करना, वही 1 तारीख तक लक्ष्य रखा गया है सभी शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का। और उसी के साथ इसमें एक और कैटेगरी है अल्पसंख्यक मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को भी वही भुगतान प्रक्रिया है। इनका भी एब्सेंटी जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ये करना है। और उसके बाद है उत्क्रमित उच्च विद्यालय के रात्रि प्रहरी भी, इनका भी आवंटन सीएफएमएस के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा होता है भुगतान। इनके लिए भी ये भी मतलब कि लक्ष्य रखा गया है कि 1 तारीख तक भुगतान सभी जो भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों के खाते में वेतन लक्ष्य रखा है, यही लक्ष्य एसओपी जारी करने का मुख्य उद्देश्य है। तो सब कुछ समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है कि कब एब्सेंटी बीओ साहब के पास जमा होगी, बीओ साहब कब अनुपस्थित शिक्षकों के जो डाटा है वह जिला में भेजेंगे, जिला कब वेतन विपत्र तैयार करेगा। सब कुछ इस एसओपी में जो मानक प्रणाली है, वेतन भुगतान मानक प्रणाली तैयार जो किया गया है, इसमें जिक्र किया गया है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को हासिल कर सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।